देखो, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कैग के बारे में। ठीक है, कैग का फुल फॉर्म जो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है। ठीक है, हिंदी में इसका नाम क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये इनका काम क्या है ये पहले समझते हैं। तो जो कैग है इसका वर्णन किस में किया गया है? तो अनुच्छेद पहले देख लेते हैं। अनुच्छेद 148 से लेकर के 151 तक इसका वर्णन किया गया। इससे पहले के अनुच्छेद जो है हमने आपको बताया था 124 से लेकर के 147 तक के जो अनुच्छेद हैं उसमें किसका वर्णन किया गया था? सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब डिटेल में पढ़ाया गया है उसमें। ठीक, उसको हमने आपको पढ़ा दिया है। अब ये कैग के बारे में 148 से लेकर के 151 तक का यहाँ पे वर्णन है। अब कैग होता क्या है? तो देखो, होता क्या है, भारत सरकार को जो रुपया दिया जाता है, भाई देश चलाने के लिए सरकार जो विभिन्न चीज़ों के लिए रुपया खर्च करती है कि नहीं। रेल में मान लो कोनो विकास के लिए खर्च करेगी, सड़क निर्माण के लिए खर्च करेगी, ठीक, किसी खेल से संबंधित चीज़ों में खर्च करेगी, स्कूल का निर्माण करेगी, यूनिवर्सिटी का निर्माण करेगी। तमाम काम होते हैं सरकार के, पूरा देश चलाने के लिए सरकार के बहुत सारे काम होते हैं। तो उसमें धन का व्यय होता है, धन का खर्च होता है। तब होता क्या है, ये जब भी सरकार इतना सारा रुपया खर्च करती है तो लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, कैग जो होता है इसका काम होता है कि जितना आपने खर्च किया है उसका विवरण आप कैग को दोगे। मतलब किस किस क्षेत्र में आपने कितना रुपया खर्च किया है, कहीं घोटाला तो नहीं किया है, इस सब की जांच कौन करता है? कैग करता है। बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर? तो चाहे आपका ये केंद्र स्तर पर हो या राज्य स्तर पर हो, सभी प्रकार की जितने भी खर्च होते हैं उनकी सब की जांच कौन करता है? कैग करता है। पूरी रिपोर्ट बनाता है कि इनको अगर आपको मान लो केंद्र सरकार मोदी सरकार को दिया गया किसी चीज़ के लिए रुपया है, तो अब उतना रुपया पास हो गया, मान लो सड़क निर्माण के लिए पास हो गया, कोई जो है सड़क है, जीटी रोड, ग्रांड ट्रैक रोड है, उसको पास करने के लिए जो है रुपया इतना पास हो गया 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, तब उसमें देखा जाएगा कि जो कैग होगा ये देखा कि 2000 करोड़ रुपया इसके लिए पास हुआ, अब इसमें दिखाइए आप लोग। तो ये उनसे सीधा पूछ सकते हैं प्रश्न कि किस चीज़ में कितना रुपया खर्च किया है। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? तो कैग क्या करती है, आप बिल्कुल याद रखना है। कैग क्या करती है, कोई केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर सरकारी कोई संस्था हो। सरकारी संस्था का मतलब जैसे तुम्हारा BSNL हो गया, तो BSNL सरकारी संस्था है कि नहीं? ठीक, इसके अलावा जैसे इंडियन जो एरोप्लेन वाली विमान वाली चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो भी सरकारी संस्था है। इंडियन रेलवे ये भी सरकारी संस्था है। तो ये लोग भी जो रुपया खर्च करते हैं इसका भी विवरण कौन अपने पास रखता है? कैग। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? अब कैग जो है तो इसका वर्णन 148 से 151 तक है, हमने इसके बारे में आपको बता दिया। नाम ही इसका देखो है, हिंदी में अगर देखो जाए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। लिखने वाला काम करते हैं। कौन लिखने वाला काम? जो पूरा ये खर्च किए हैं उसका काम ही करते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो उनका नाम भी आप पूरा याद रखना, शॉर्ट में कैग कहते हैं। इसका फुल फॉर्म है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, और जर्नल शब्द अगर लग गया तो इसका मतलब जो ऑडिटिंग करने वाला काम है उसमें सबसे बड़ा अधिकारी यही होगा। क्या ऑडिटिंग करने वाला? रुपए पैसे का विवरण रखने वाला, ये ऑडिट करने वाला काम करते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो अब अनुच्छेद इनके देखते हैं कौन कौन से हैं। तो कैग जो है अनुच्छेद सबसे पहले 148 में इनके पद का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 148 में पद का वर्णन किया गया, मतलब ये बताया गया है कि अनुच्छेद 148 में भारत में एक कैग होगा। ठीक है, और ये आपसे पूछ रहा है कि कैग लिया कहाँ से गया है? तो ये आपको हमने पढ़ाया भी था कि कैग के पद का जो वर्णन है तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा लिया गया है। पढ़ाया था भारत शासन अधिनियम, ये वास्तव में अंग्रेजों द्वारा लाया गया था अधिनियम। ठीक है, तो कहाँ से इसका वर्णन लिया गया है? कैग का जो ये लिया गया है वर्णन, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत इसका जो है वहाँ से ये चुराया गया पद एक तरीके से। ठीक है, क्लियर? अब ये कैग होगा, ये 148 के तहत हमें पता हो गया कि 148 के तहत, ये बिल्कुल याद रखना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, कहेगा कि कैग का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो 148 में। ठीक है, अब इसी में देखो क्या क्या ये चीज़ समझते हैं। अब कैग जो होगा वो कौन बन सकता है? तो पहले ये देखते हैं कैग बन कौन सकता है। तो देखो, जो अगर ये देखा जाए कैग जो होता है जिस तरीके से, क्योंकि हमने आपको बताया जिस तरीके से आप जानते हो राष्ट्रपति जो है एक ये प्रमुख पद है राष्ट्रपति का, इसके अलावा जो हमने आपको बताया था सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनका भी बड़ा प्रमुख पद होता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश उसका बहुत बड़ा पद है वो, उसी तरीके से ये पद भी बहुत बड़ा है। ठीक है, तो कैग जो होता है वो कहाँ से लाया जाता है? तो या तो वो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में पहले से मतलब न्यायाधीश रह चुका हो। ठीक है, जिसको अर्थशास्त्र से जुड़ी हुई चीज़ों का बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, इकोनॉमिक्स से जुड़ी हुई चीज़ों का उसका नॉलेज भी हो। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाता है, कैग के लिए, उस पद के लिए वो उपयुक्त होता है। लेकिन कैग का नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति जी करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं इसकी नियुक्ति। ठीक है, लेकिन नियुक्ति किसके कहने पे करते हैं?
तो पीएम की कहने पर राष्ट्रपति जी इनकी नियुक्ति करते हैं। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अब ये आएगा कि अगर नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, तो शपथ कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाएंगे। हटाएंगे कौन, यानी त्याग पत्र देने का किसको देंगे? तो राष्ट्रपति ही देंगे। तो तीनों काम, नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, ठीक, शपथ भी राष्ट्रपति दिलाएंगे, ठीक है, और अगर हटाना है मतलब त्याग पत्र अगर इनको देना है तब भी ये राष्ट्रपति को देंगे। तो 3 काम एक साथ हो गए। इसके बाद आगे देखिए इनका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल 6 या 65 वर्ष। ये बात हमने आपको बताई थी इससे पहले, जब हमने आपको बताया था, क्या बताया था बच्चों, सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी भी जो न्यायाधीशों की कार्यकाल होता है वो 6 या 65 वर्ष होता है कि नहीं? 6 का मतलब अगर वह मान लो कितने साल के हैं, 50 साल के हैं, ठीक है, कोनो व्यक्ति 50 साल का है और वो CGI बन गया तो वो 6 साल तक अपना कार्य करेगा, अर्थात 56 साल तक। लेकिन अगर कोनो व्यक्ति मान लो 61 साल का है तब 6 साल तक कार्य नहीं करेगा, बस 65 तक पहुंचने के लिए 4 साल का ही उसका कार्य रहेगा। बात समझ पा रहे हो ना? इन दोनों में से जो पहले हो, या तो 6 साल या 65 वर्ष, इन दोनों में से जो पहले होगा उतना ही कार्यकाल उनका चलेगा। अब एक चीज़ समझिए, आपसे ये कह सकता है क्या जो कैग का पद है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है? तो बिल्कुल नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत नहीं होता। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि पीएम साहब कहेंगे राष्ट्रपति से कि देखो ये कैग बढ़िया काम नहीं कर रहा हो, हटाओ ये इनसे, ठीक है, तो ऐसा ये नहीं कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत इनका पद नहीं है। इनको हटाने के लिए बिल्कुल वही प्रोसेस होता है जो राष्ट्रपति के लिए हटाने के लिए होता है और मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए होता है, जिसको हम महाभियोग कहते हैं। बात समझ पा रहे नहीं? तो हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल महाभियोग की जैसी है। तो आप जब ये समझ लो जिसके लिए महाभियोग शब्द लग गया, समझ लो उसका पद बहुत ज़्यादा बड़ा है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। आप ऐसे समझिए कि देखो, अब अगर मान लो सरकार के लिए किसी भी चीज़ के लिए रुपया पास कर दिया, अगर 10,000 करोड़ या 15,000 करोड़ है पास कर लिया रुपया, तो सरकार घोटाला कहाँ करती है? ठीक, अगर मान लो घोटाला कैसे करते हैं ये लोग पता है? तो घोटाला ना हो उसी चीज़ की तो ये लोग जांच करते हैं। ये लोग घोटाला ना हो क्या के लिए बनाया गया? इसी के लिए कि अगर घोटाला सरकार कर रही है तो उसकी जांच करके ये बताए। और वास्तव में बहुत सारे घोटालों को उजागर कैग ने किया है। जैसे जब इंडिया में कॉमनवेल्थ गेम्स आया था, अभी 2007 के करीब शायद आया था, है ना? तो कॉमनवेल्थ गेम्स आया था तो कॉमनवेल्थ घोटाला हुआ था। तो कॉमनवेल्थ घोटाले में उसका उजागर, घोटाला मतलब कॉमनवेल्थ के लिए पैसा सरकार देती है, मतलब है ना, संसद से पास हो जाता है। अब वो पैसे में बहुत ज़्यादा घोटाला हुआ था। मतलब एक बाल्टी जो किराए उराए वहाँ पे ऐसा बताया था, जब इसने कैग ने देखा कि भाई इतना खर्चा कैसे आ गया, तो वहाँ क्या बता रहा है कि एक जो बाल्टी है, बाल्टी का खर्च मतलब किराए पर जो बाल्टी लिखाते हैं 800 रुपये प्रति बाल्टी, मतलब किराया के हिसाब 800 रुपया प्रति बाल्टी के हिसाब से अपना वो जुड़ाया था। तो भैया कौन इतना पागल थोड़ा क्या कि बताएगा 800 रुपये की 2 बाल्टी कितनी मिल जाएंगी? समझ रहे हो कि करो सोना चांदी की बाल्टी यूज़ कर रहे थे कि 800 रुपये प्रति किराया के हिसाब से दे रहे हो। एक बाल्टी का किराया 800 रुपये जोड़े हुए थे वो। तो इन्होंने पकड़ लिया कैग ने कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये जान गए तुरंत कि पक्का इसमें बहुत ज़्यादा ही घोटाला हुआ है। तो कॉमनवेल्थ का घोटाला एक चीज़ पे नज़र रख सकता है, या कि आपने क्या क्या खरीदा, 2000 करोड़ रुपये अगर इसके लिए पास हुआ है तो इसमें क्या क्या आपने खरीदा, सबका लेखा किसके पास रहता है, क्या क्या पास। बात समझ पा रहे नहीं? तो बहुत सारे घोटाले की जाँच कौन करता है ये? अब ऐसे सोचो कि अगर ये सरकार को जो रुपया खर्च करने के लिए दिया गया है और वो ऐसा होता कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते, जैसे ये सरकारी जो मंत्रियाँ हैं उनकी जाँच करने के लिए आते कैग हैं, तो ऐसे ही क्या करते, जो पीएम होते राष्ट्रपति के लिए हमारी देखो जांच कर रहा है, ऐसे करो, एक हटा दो, फटाक से हटाओ, तो तुरंत राष्ट्रपति को क्या करते, राष्ट्रपति को इनको हटाना पड़ता। अब हटा देते तो काम खत्म, कभी उजागर नहीं हो पाते घोटाले। बात समझ पा रहे नहीं? तो इसीलिए क्या है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कैग नहीं होता है। मेरी बात समझ पाए? इसके बाद आगे देखते हैं कैग की शक्ति क्या है। 149 में कैग की शक्तियों का वर्णन किया गया। क्लियर? तो कैग की शक्तियाँ 149 में, ये भी आपका रखना है। क्या बताया गया? देखो, कैग जो है भारत के लेखा विभाग का प्रधान होता है। लेखा विभाग का मतलब जितने भी ये जांच करने वाले होते हैं, रुपए कि कितना रुपए कहाँ खर्च हुआ है, उसे कहेंगे लेखा विभाग। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं? इसमें सबसे प्रमुख होता है। लेकिन एक चीज़ समझो, इतना बड़ा भारत है, इतना बड़ा अपना देश भारत है, और इतने सारे राज्य हैं और इतने सरकारी संस्थाएं भी हैं, तो सबका लेखा विभाग में जितना खर्च आया है अकेले थोड़ा देख पाएगा, ये देख लेगा? बताओ, भारत में एक व्यक्ति, इतना विशाल भारत है तो उसको देखने के लिए एक व्यक्ति ये नहीं है। इसके अलावा और बहुत सारे अधिकारी होते हैं, अभी आएंगे हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इसकी और क्या शक्ति होती है? देखो, कैग जो होता है लेखा विभाग का प्रधान होता है। इसके अलावा केंद्र सरकार और राज्य सरकार, ठीक है, दोनों का, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के जो जितना खर्च कर रहे हैं, किस क्षेत्र में कितना खर्च किए हैं, उनका ये विवरण मांग सकता है कि आप बताइए कि आपने ये पैसा इतना लिया था, पास कराया था, काय में खर्च किया, कहाँ कहाँ खर्च किया। तो केंद्र सरकार भी, चाहे राज्य सरकार हो,
सबके लिए ये अपना जांच कर सकता है। इसके अलावा कोई सरकारी अगर इंडस्ट्री होगी, सरकारी कोई संस्था होगी, तो वहाँ पे भी ये विवरण जांच कर सकता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इसके पास शक्तियाँ क्या? केंद्र राज्य। आपसे प्रश्न पूछता है कि जिस प्रकार, ऐसे कह सकता है कि केंद्र की सरकार खर्च को जांच करने के लिए कहा गया, क्या उसी प्रकार राज्य के खर्चों को जांच करने के लिए कोई अन्य पद बनाया गया है? तो नहीं बनाया गया। कैग ही क्या करता है? केंद्र सरकार के खर्चों को जांच करता है और राज्य सरकार के खर्चों की जांच कैग ही करता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो कैग दोनों प्रकार के खर्चों की जांच करता है। ठीक है, क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पे हमने आपको बता दिया ये कैसी इंडस्ट्री है, सरकारी इंडस्ट्री है। मेरी बात समझ पाए? क्लियर? मतलब ये सरकारी इंडस्ट्रियों की जांच भी कर सकता है 149 के तहत। तो शक्तियाँ इतनी आपको पता है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, याद रखोगे। केंद्र सरकार के जो खर्चे हैं उनको जांच कर सकती है, क्या में खर्च किया, राज्य सरकार के खर्चों की जांच कर सकती है। इसके अलावा सरकारी इंडस्ट्री है उनकी भी ये जांच कर सकती है। इसके अलावा एक और शक्ति अगर मान सकते हैं, अगर राष्ट्रपति कही दे कि कोनो दूसरी संस्था, मान लो राष्ट्रपति को लग रहा है कि ये रुपया बहुत खर्चा कर रही है, जिसके अलावा, तो राष्ट्रपति किसी अन्य संस्था के लिए कह देंगे जिसके लिए कह दें राष्ट्रपति, तो उसकी भी ये जाँच कर सकती है। बात समझ पा रहे हैं? ठीक। तो यहाँ पे देखिए अनुच्छेद 150 में क्या है? राष्ट्रपति की सलाह पर अन्य संस्थाओं की जांच कर सकती है। अन्य संस्थाएं मतलब इनके अलावा और कोई संस्था अगर राष्ट्रपति चाह रहे हैं कि इसकी जांच करिए, कहाँ पे खर्च करना किया इन्होंने, तो उसकी भी ये जांच कर सकती है अनुच्छेद 150 के तहत। लेकिन अनुच्छेद 150 जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद करो चाहे ना करो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अनुच्छेद 148 इंपॉर्टेंट है, 149 इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैग, आप देखो, अब हम आपको बता रहे थे कि कैग जो है अकेले, तो भैया इतना बड़ा भारतवर्ष है, उसके सभी जितने सरकारी कर्मचारी हैं या जितना भी खर्च हो रहा है अन्य चीज़ों में, तो सबकी अकेले तो जांच कर नहीं सकता। मान लो केंद्र सरकार की जांच कर लें तो केंद्र सरकार की बहुत सारी परियोजनाएं होंगी, की जांच करेगा अकेले आदमी? तो इसके लिए क्या किया गया है, विभिन्न पदों पर अधिकारी या कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिए एक ये पद है, ये 3-4 पद हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, इनमें वैकेंसी निकलती रहती है। तो एक है, ये है IRS। ठीक है, IRS, इसका जो वैकेंसी है इसको UPSC कराती है, UPSC। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं? इसके अलावा एक है RO, ARO, ऑडिटर। ठीक है, ये सब लोग है ना। इसके अलावा छोटे पद पर अगर देखा, पटवार, लेखपाल जो होते हैं वो भी अगर देखा जाए तो इसमें आ सकते हैं, लेकिन उनको नहीं हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले IRS एक ही है, इनका फुल फॉर्म जो है क्या होता है, इंटरनल रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म। तो इसका एक अधिकारी होता है। तो ये देखो, सबसे पहले सबसे बड़ा कौन है? कैग। सबसे आगे कौन है? कैग। ये सबसे उच्च है, मेन है, सब लेखा विभाग का सबसे प्रमुख है। उसके नीचे कौन होगा? IRS। उसके नीचे कौन है? RO। ठीक है, इसके आगे ARO और फिर ऑडिटर। अब देखो, अब मान लो इनको जो है जानकारी प्राप्त करना है, तो ये क्या करेंगे कि यूपी में जो यूपी राज्य सरकार है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करिए। ठीक है, कितना खर्च किसमें किया है, तो ये इनको सूचित करेंगे। ठीक है, तो ये इनकी जानकारी एकत्र करके इनको दे देंगे। अब मान लो किसी, अब यहाँ पे देखिए RO का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर। RO का मतलब होता है रेवेन्यू ऑफिसर। ARO का मतलब होता है असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर। ठीक है, ये से नीचे पद होता है RO, ARO। बड़ी ये वैकेंसी है ये भी, इसमें बहुत सारे पद निकलते हैं, लोग भरते हैं इसमें बहुत ज़्यादा तैयारी करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो, कैग अगर कहेगा कि भाई मान लो अगर किसी ने कह दिया कोई ज़िले में कोई जांच करना है कि इस ज़िले में जो है सड़क परिवहन के संदर्भ में कितना खर्च आया है, तो कैग इससे कहेगा, और ये क्या कहेगा? RO से कह देगा। तो RO ये बात पता करके तुरंत इसके पास भेजेगा और ये तुरंत कैग के पास भेजेगा। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? और नीचे क्या है तो ARO इनसे ऑडिटर से कह देंगे। ठीक है, जिले के बाद अगर शहर में आ जाएगा तो शहर के स्तर पर ये ऑडिटर आ जाएगा, है। अन्य नीचे पर तो लेखपाल, पटवारी वगैरह होते हैं, ये लोग, बात समझ रहे हो कि गाँव स्तर, ग्राम स्तर पर आ जाएंगे। ठीक, तो ये सब धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा देते हैं। जिस चीज़ की रिपोर्ट अगर मांगना हो तो हर भारत में कौन सा खर्च कहाँ कितना हो रहा है, सब चीज़ की रिपोर्ट कैग के पास है। बात समझ पा रहे कि नहीं? अब वो तुरंत मांग सकता है, ये नीचे वाले अधिकारियों से कहेगा, ये तुरंत एकत्र करके दे देंगे। मेरी बात समझ पा रहे कि नहीं? तो इन अधिकारियों का क्रम भी आप याद कर रख लीजिए। सबसे ऊपर है कैग, फिर IRS, फिर RO, ARO, ऑडिटर, और इसके नीचे लेखपाल, पटवारी, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, बात समझ पा रहे कि नहीं? क्लियर? ठीक है, चलो अच्छा, इसके बाद देखते हैं कैग जो है, कैग। अब यहाँ पे देखिए, अब मान लो कोनो भी चीज़ की जो है रिपोर्ट, जैसे इन्होंने पता कर ली। ठीक है, मान लो हम ये मान लेते हैं जैसे भारत सरकार ने किसी भी क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपया लगाया, मान लो कोई सड़क परिवहन के लिए। ठीक है, एक हाईवे बनाने के लिए 5,000 करोड़ रुपया प्रस्ताव हुई थी। ठीक है, 5,000 करोड़ रुपया जो है खर्च आया।
अब इन्होंने क्या किया, कैग क्या करेगा, ये तैयार करेगा कि देखो 5,000 करोड़ रुपया जो इन्होंने पास कराया है, काय पे खर्च किया इन्होंने। तो भैया सड़क बनाने के लिए डामर, दुनिया भर के हैं, गिट्टी, बहुत सारे चीज़ें आ रही हैं, तो मशीनें, लेबर है, इंजीनियर, सबको देना पड़ेगा। तो जितना खर्च है वो सारा एक एक लेखा जोखा इस रिपोर्ट तैयार करेंगे इसकी, कि जो 5,000 करोड़ रुपया ये हाईवे बनाने के लिए दिया गया था, ये काय में खर्च आया है। तो पूरा इनके पास लेखा होगा, एक एक रुपया का हिसाब होगा इनके पास। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो ये जो रिपोर्ट तैयार करेंगे, रिपोर्ट, ठीक, तो रिपोर्ट तैयार करेंगे तो अभी किसको देंगे भाई, अपनी रिपोर्ट देंगे किसको? तो होता क्या है, ये रिपोर्ट देंगे किसको देंगे, ये राष्ट्रपति जी को। किसको देंगे? राष्ट्रपति जी को। और राष्ट्रपति जी इस रिपोर्ट का क्या करेंगे, राष्ट्रपति उठा करके दे देंगे लोकसभा अध्यक्ष को। और लोकसभा अध्यक्ष क्या करेंगे, इस रिपोर्ट को किसको दे देंगे, लोक लेखा समिति को। किसको दे देंगे? लोक लेखा समिति को। तो लोक लेखा समिति की जो लेखा देने का जरूरत है, ये क्या करती है भैया, ये लोक लेखा समिति को देने की जरूरत है भैया। पहले ये समझिए कि अगर मान लो, देखो यहाँ पे एक 2-3 प्रश्न उठते हैं कि पहली बात तो ये कि कैग ने जो रिपोर्ट किसी भी चीज़ के बारे में दी है कि कहाँ कितना खर्चा आया है, तो कैग ने रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी, ठीक, राष्ट्रपति ने इनको दी और इन्होंने लोक लेखा समिति को दी। तो समितियाँ हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो वहाँ पे हमने आपको बताया था कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, 22 सदस्य। कितने होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। बताया था कि नहीं? आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप याद रखिए कितने सदस्य होते हैं, 22। कुछ राज्यसभा से होते हैं, कुछ लोकसभा से होते हैं। राज्यसभा से कितने होते हैं और लोकसभा से कितने होते हैं, याद है किसी को? लोकसभा से कितने होते हैं? 15। और राज्यसभा से? हाँ, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7, ठीक है। तो टोटल कितने होते हैं? 22 इसमें लोक लेखा समिति में, और 15 कहाँ से होते हैं बच्चा, तो लोकसभा से, और 7 कहाँ से होते हैं, राज्यसभा से। लेकिन एक चीज़ समझिए, जो लोक लेखा समिति होती है, पहले ये बताइए कि जो ये सदस्य होते हैं ये कौन होते हैं? सदस्य ये मंत्री होते हैं। कौन मंत्री होते हैं क्या, ये पहले बताओ। ये जो होते हैं ये वे सदस्य होते हैं जो कि सरकार में नहीं है, यानी विपक्ष के नेता होते हैं, ठीक है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये विपक्ष के लोग होते हैं। यानी आप देखिए, समझिए पहले कि ये जो रिपोर्ट है कैग, ये विपक्ष के नेताओं वाली समिति को क्यों दी जा रही है। पहली बात ये क्यों दी जा रही है, क्यों? क्योंकि देखो, अब 5,000 करोड़ की रिपोर्ट इन्होंने तैयार कर दी कि कहाँ कितना खर्च आया है। अब इसकी जांच ये समिति करेगी। कहा है कि हमारे पहले तो कितने बढ़िया तरीके से बताया गया कि अगर यह कैग जो है ये रिपोर्ट मान लो किसको प्रधानमंत्री दे देती, तो प्रधानमंत्री कहते हाँ सब सही है, ऐसे खर्चा हुआ है, कुछ गलतियाँ निकाल पाती, नहीं निकाल पाती। और विपक्ष, मान लो मोदी सरकार ने 5,000 रुपये करोड़ खर्च किया किसी चीज़ में, तो विपक्ष इसमें राहुल गांधी के इसमें जो सदस्य होंगे वो शामिल होंगे लेख लेखा समिति में। और जैसे ही रिपोर्ट इनके पास पहुंची तो तुरंत एक एक खंगाल के निकालेंगे, कहूँ देखो घोटाला तो नहीं लग रहा हुआ है, कि जहाँ कहूँ इस तरह कि मान लो जो डामर आमर के खर्चा है ज़्यादा दिखा दी नहीं है, ठीक। तो तुरंत एक एक चीज़ की जांच करेंगे ये लोग, एक एक चीज़ की। और तनको अगर गलती पकड़ो मिली कि इन घोटाला इस लाग रहा हो, तो तुरंत ये उजागर कर देंगे कि देखो यहीं पर घोटाला हुआ है। बात समझ पा रहे हैं? तो एक है हमारे कैग जो है ये रिपोर्ट लास्ट में किसके पास पहुंचाई जाती है, लोक लेखा समिति के पास पहुंचाई जाती है। और लोक लेखा समिति जो है वो जांच करती है एक एक पॉइंट पर कि ये जो रिपोर्ट आई है ये बिल्कुल सही है कि नहीं। अब कहीं उसको अगर ज़रा सा डाउट मिला और पता चल गया कि यहाँ लगभग घोटाला लग रहा है, तो तुरंत वो बताने में देर नहीं लगाएगी। जैसे राहुल गांधी जो हैं, राफेल के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। राफेल वास्तव में देखा जाए तो उसमें लगता है ऐसा कुछ है कि जितनी कीमत पे वो तय हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा कीमत पे राफेल आया है। तो राहुल गांधी क्या कहते हैं कि हमको रिपोर्ट उसकी दिखाओ, और चिल्लाते रहते हैं कि मोदी जी मेरे सामने खड़े हो जाएं, हम उनको बता देंगे। मेरे पास खड़े नहीं रह पाएंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे कि राफेल में घोटाला चिल्लाया करते हैं वो। बाकी वो बात अलग है कि उनकी सरकार में भी तो तमाम घोटाले हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या है कि लोक लेखा समिति को ही कैग इसलिए भेजता है, या लास्ट में इसलिए इनके पास भेजी जाती है जांच के लिए, क्योंकि ये लोग जांच करेंगे तो तुरंत ईमानदारी से भाई, क्योंकि विपक्षी हैं और ईमानदारी से बताएंगे कि देखो यहाँ पे घोटाला हुआ है इन्होंने। और अगर पक्ष वाली पार्टी के पास मान लो पहुँच जाता, मान लो प्रधानमंत्री के पास पहुँच जाता, या फिर नेताओं के पास संसद भवन में जो पार्टी में है बीजेपी की तरफ से, या फिर जो पार्टी में है, तो उनके पास में तो वो बताते कि हाँ यहाँ घोटाला हुआ। घोटाला बता ले, कभी ना बताते हैं। बात समझ पा रहे नहीं? तो इसी तरीके लिए ये जो कैग की रिपोर्ट लास्ट में किसके पास पहुँचती है, लोक लेखा समिति के पास। लेकिन एक चीज़ बताओ, अब ये बताओ कि कैग जो है ये डायरेक्ट अपन रिपोर्ट ये उनको तो दे सकता रहा है कि लो भैया तुम ले लो, आई क्या करी पहले राष्ट्रपति दी, फिर लोकसभा अध्यक्ष के पास, फिर लोक लेखा समिति के पास। सोच के बताओ क्या मरे। देखो होता क्या है, कैग जो है ये एक बहुत बड़ा पद है, ठीक है। तो अब होता क्या है
अब जो पद की अपनी एक गरिमा होती है, जबकि जो ये लोक लेखा समिति है, ये संविधान में इनका कहीं वर्णन भी विषय नहीं है, ठीक है। मतलब अगर हम ये बात करें कि इनका कोनो पद थोड़ा है, ये तो सरकार से बेदखल है, बाहर हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? उतने लेवल पर थोड़ा है जितने लेवल पर कैग है। तो कैग क्या करेगा, अपने लेवल वाले आदमी को देता है, मतलब एक अपनी पद की गरिमा होती है। तो लेवल वाले आदमी कौन है? राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति के पास फुर्सत थोड़ा चेक करें, राष्ट्रपति कहेंगे अच्छा ये हमारे पास आएगा, कहा ये लोक लेखा समिति आई उधर रहती है कहाँ, संसद भवन में। तो कहा संसद भवन का प्रमुख कौन है भैया? तो यही बहुत बड़ा पद है, आप समझ, इसको हमने पढ़ाया था आपको, लोकसभा अध्यक्ष कितना बड़ा पद होता है। राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री हैं इनकी बात सुनेंगे अगर वहाँ पे बैठे हैं संसद भवन में, लोकसभा में, तो लोकसभा अध्यक्ष प्रधानमंत्री को कह देगा कि आप अपना भाषण बंद कर दिए, बैठ जाइए, ठीक है, समझ पाए, ये आदेश देगा। तो ये भी बड़ा पद है। तो यहाँ से कह गया राष्ट्रपति को देगा, अपने बराबर वाले को, है पद की गरिमा बनाए रखने के लिए। और राष्ट्रपति के पास कहाँ टाइम, तो कौन है भैया का, अच्छा ये इसका मामला संसद भवन का, तो संसद के सबसे प्रमुख कौन है? लोकसभा के का लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष लाइन कर ले भैया, ले जाइए तुम्हारा मामला समझता हूँ, है। और जैसे इनके पास गई तब यहीं पर सब लोग लेकर समिति रहती है, तो तुरंत वो दे देंगे, ये लो अपन ये ले जाओ आकर जाँच करो जा करके। तो ये उनके पास पहुँचा, तब इनके पास पहुँच जाती है, फिर उसके ये लोग अपना जाँच करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि भैया कहाँ घोटाला हुआ, कहाँ नहीं हुआ, ठीक है। तो अब अगर मान लो ऐसा होगा यहाँ पे, मतलब राज्य स्तर पर होता है, तो राज्य स्तर में क्या होता है, यहाँ कैग होगा, कैग फिर किसको देगा? यहाँ पे राष्ट्रपति थोड़ा होगा, कौन आएगा नीचे? नीचे कौन आएगा? राष्ट्रपति के नीचे कौन आएगा? राज्यपाल। कौन आएगा? राज्यपाल। और राज्यपाल के नीचे ये देखो, यहाँ पे अगर राज्य स्तर की जब बात करें, मान लो राज्य स्तर की अगर बात करेंगे, केंद्र स्तर की बात हो रही है, तो राज्य स्तर की बात करेंगे तो कैग किसको देगा? राज्यपाल को देगा। राज्यपाल किसको देंगे? राज्यपाल किसको देंगे? आए नहीं भाई, हाँ उसके अध्यक्ष होते हैं उसको देंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होगा, ये जाके वहाँ पे भी समिति होती है, वहाँ पे भेज दी जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं? क्लियर? तो वहाँ पे राज्य स्तर पे ऐसे होता है। तो आपको उम्मीद है इतना चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक। कैग के बारे में तो कैग आप जानेंगे। देखो इससे पहले एक चीज़ और हमने आपको बताई थी, क्या बताया था, नाम भूल गया उसका,